नमस्कार बच्चों, फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम सुमित कुमार साहू है और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एम सुमित के साथ। ठीक है, तो आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय के अंतर्गत अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत 1.3 पर डिस्कस करेंगे। ओके, आइए समझते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12वीं का विषय भौतिकी अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। हमारा आज का विषय है 1.3 आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है भाई, क्या चीज है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। पिछले क्लास में हमने जाना था कि जब आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ा था, है ना भाई, तो वहां पर आपने देखा कि कांच के छड़ में धनावेश आ गया था और रेशम में ऋणावेश आ गया था। आखिर ये हुआ क्यों? ऐसा आखिर में होता क्यों है? तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है भाई, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो चलिए इसके लिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ठीक है, बाकी ये सब चीजें फिर आप नोट करोगे। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें केमिस्ट्री पर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ध्यान समझना, हम सभी जानते हैं कि परमाणु जो होता है नहीं भाई, क्या चीज? परमाणु जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, परमाणु के अंदर तीन तरह के कण होते हैं, ध्यान समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, परमाणु के अंदर तीन तरह के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम परमाणु का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, बीच में नाभिक होता है और इसके चारों ओर ऐसे कोष होता है। पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और इस प्रकार ये चौथा कोष। ओके, मैं डायग्राम को अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, बस हमें समझना है। और बीच में जो चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक। ओके, परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना भाई, इसमें से प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो नाभिक में रहता है ना भाई। कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो परमाणु जो होता है ना, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान समझिए, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब अगर प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज लिया हुआ होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपस में बराबर है, और साथ ही साथ प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव, और साथ साथ दोनों में कैसा है? बराबर। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर हो तो वहां पर उदासीनता का गुण आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन। और परमाणु के उदासीन होने का कारण क्या चीज है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या है? बराबर है। आई बात समझ में? चलो आगे मैं समझाता हूं कि जैसे आप लोगों को पता है, सपोज यहां से समझिए, जैसे सोडियम हो गया, है नहीं भाई, और ये क्या हो गया? क्लोरीन। यहां समझिए, आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8 और 1, और क्लोरीन का होता है 2, 8 और 7। जब दोनों के बीच रिएक्शन कराई जाती है नहीं भाई, दोनों के बीच क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम क्या करता है? अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो
किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। इस प्रकार ये क्या बना लेता है Na+, और क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना लेता है Cl-। आपने क्या देखा, दो एलिमेंट्स है ना जब आपस में रिएक्शन किया तो एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दान किया, और इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले के ऊपर में क्या आ गया, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, उसके ऊपर में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर आपको ये केस समझ में आ रहा होगा तो यही बात है यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन दान किया, सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन दान किया है तो इसका आशय यह है कि सोडियम के पास एक चीज है, और वो चीज क्या चीज है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, इसका आप क्या बोल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो देख लीजिए, अगर सोडियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या वो इसको दे पाता, नहीं दे पाता, और इस प्रकार ये ना तो Na+ बना पाता और ना ही Cl- बना पाता। सेम केस यहाँ पर भी होता है। जब आप दो चीजों को रगड़ते हो, है ना, जब दो चीजों को आपस में रगड़ते हो तो उनमें से एक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और दूसरा पदार्थ ऐसा होता है जिसके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। जैसे आप समझ लीजिए एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एक उदाहरण, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की जो छड़ है वो धनावेशित हो जाता है ना भाई, कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाता है, और रेशम का जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसका आशय यह हुआ, कंपेयर करो, सोडियम के ऊपर में क्या आया था, प्लस चार्ज, और क्लोरीन में क्या आया था, निगेटिव चार्ज। इसका आशय हुआ था कि सोडियम ने क्लोरीन को क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन दिया था। सेम केस यहाँ पर भी होता है बच्चों, जब हम कांच की छड़ को, है ना, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं, है ना, तो कांच की छड़ में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, कांच की छड़ में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, रेशम के कपड़े में। इस प्रकार इसको यहाँ समझ लीजिए, ये हो गया कांच की छड़ और ये हो गया रेशम का कपड़ा या रेशम। तो इसको जब इसमें रगड़ते हैं तो यहाँ का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला जाता है, रेशम में, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या गया है, इलेक्ट्रॉन्स गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो ये उदाहरण में आप समझ लीजिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से कांच की छड़ में उपस्थित क्या चीज, मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने यहाँ पर क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होगा। सपोज मान लीजिए कांच की छड़ में 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रेशम के कपड़े में क्या होगा, 3 निगेटिव चार्जेस मौजूद होगा। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात और याद रखना, कई बार परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है कि वस्तुओं के आवेशित होने के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको पता चल गया ना कि कांच के छड़ और रेशम कपड़े के आवेशित होने के पीछे कौन जिम्मेदार था, तो वो था मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कांच की छड़ में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था वो कहां चला गया, रेशम के कपड़े में। ये बात भी याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तुओं के आवेशित होने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो ये पहली बात ये याद रखोगे। दूसरा इस एग्जांपल पे डिस्कस करना है आपको। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, घर्षण विद्युत का उदाहरण है ना, आपके बुक में 1.3 के अंदर ही सारा चीज है, ठीक है। तो अक्सर परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि, सवाल इस प्रकार आता है कि वायुयान के जो पहिए होते हैं वो कुछ आवेशित बनाए जाते हैं, क्यों? तो बात को समझिए, ठीक है ना। देखो क्या है, वायुयान के भूमि में उतरते समय, है ना, वायुयान के भूमि में उतरते समय मतलब क्या पढ़ा हम लोग, घर्षण विद्युत का उदाहरण है ना। प्रश्न मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है कि वायुयान के जो पहिए होते हैं, है ना, वो कुछ आवेशित बनाए जाते हैं, क्यों? तो बात को समझिए कि वायुयान के भूमि में उतरते समय टायर व रनवे के बीच, रनवे मतलब जहां पर वो चलता है, जो सड़क होता है वो, है ना, तो वायुयान के भूमि में उतरते समय टायर व रनवे के बीच घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाता है। मतलब
जो टायर होता है ना वो जैसे ऐसे ऐसे चलेगा तो इनके बीच में रगड़ होगा और रगड़ के कारण टायर जो होता है वो कैसा हो जाता है, आवेशित। मतलब टायर में क्या आ गया, टायर जो है उसमें क्या आ गया, आवेश आ गया, जो भी है, ठीक है। अब जब टायर में क्या आ गया, आवेश आ गया, तो वो आवेश टायर से कहां जा सकता है, पूरे जहाज में जा सकता है, और अगर जहाज में आवेश जाएगा तो उससे दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। तो जो टायर होता है ना, ये जैसे टायर होता है ना, इसको क्या करते हैं, कुछ आवेशित बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आवेशित, मतलब आवेशित बना देते हैं। तो आवेशित बनाने से होता ये है कि जैसे ही इसमें रगड़ के कारण क्या आएगा, आवेश उत्पन्न होगा टायर में, वो आवेश, क्योंकि ये आवेशित है, और आवेशित चीजें जब चालक अगर बन जाए वो, है ना, आवेशित चालक अगर वो बन जाए, तो अगर वो पृथ्वी से संपर्क में होगा, है ना भाई, तो सारा आवेश जहाज में जाने के बजाय कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, है ना भाई। कुछ इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए आप एक तार को पकड़ते हो, किसको पकड़ते हो, एक तार को, है ना। अब जब आप तार को पकड़ोगे मेन वायर को जिसमें करंट हो रहा है, तो वो तार से क्या होगा, वो जो करंट है ना, वो आपके थ्रू कहां जाएगा, जमीन में जाएगा। तो वही बात है, जब टायर को जब क्या करते हैं, चालक बना देते हैं, तो टायर में जो आवेश उत्पन्न होता है वो आपके थ्रू कहां चला जाता है, जमीन में चला जाता है, इसीलिए उसको क्या बनाया जाता है, आवेशित, ठीक है भाई। तो घर्षण का एक उदाहरण याद रखेंगे, वायुयान की भूमि में उतरते समय टायर और रनवे के बीच घर्षण कारण टायर आवेशित हो जाता है। अतः टायर कुछ चालक बनाया जाता है ताकि संपूर्ण आवेश कहां पर चला जाए, पृथ्वी में। और अगर टायर जो है चालक नहीं रहेगा, अगर वो कुचालक है, वैसे रबड़ कुचालक होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा चीज किया जाता है जिससे वो क्या हो जाए, चालक हो जाए, और अगर वो चालक बन जाएगा तो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा ना भाई, वो कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और हवाई जहाज को कोई नुकसान नहीं होगा। एक चीज आप लोगों ने और देखा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। और अगर आपने ये चीज नहीं देखा तो गौर कीजिएगा, है ना। जैसे विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाली, विस्फोटक पदार्थ, है ना, जो विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले, जैसे कोई गाड़ियां होती है ना, मान लीजिए ये कोई गाड़ी है जिस पर क्या चीज ले जाया जाता है, विस्फोटक पदार्थ, है ना भाई, क्या ले जाया जाता है, विस्फोटक पदार्थ। तो इन गाड़ियों में क्या करते हैं पता है, ऐसे चैन बांध देते हैं, वो जमीन से फिसलते हुए जाते रहते हैं, चैन, मतलब उस गाड़ी में चैन का एक सिरा बांध देते हैं, लोहे के चैन का, और एक सिरा को जमीन से घसीटते हुए जाते हैं, जिनमें विस्फोटक पदार्थ जाता है, ये ज्वलनशील पदार्थ रहता है उसमें। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टायर और जमीन के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश, और यह आवेश कहाँ चला जाएगा, इस ट्रक में चला जाएगा, और इस ट्रक में अगर आवेश जाएगा तो दुर्घटना होने का संभावना रहेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पास से एक संकल या संकरी, है नहीं, वो क्या करते हैं, बांध देते हैं, और उसका संपर्क किससे कर देते हैं, पृथ्वी से। तो सारा आवेश जो ट्रक में आवेश जो आया वो कहाँ चला जाता है, जमीन पे, और इस प्रकार इस कार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो आई होप बच्चों आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियोस मेरे आपको पसंद आ रहे होंगे, मेरे क्लास आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को इसका लाभ मिले, ठीक है भाई। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और आपके आसपास जो भी बच्चे उनको ये बताइए कि अब हमारे फिजिक्स का जो टेंशन है वो समाप्त हो गया है, और साथ ही आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हो, तो नोट्स भी बनाइएगा और मेरे पास जरूर भेजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।